खलावत खां तो भरे दरबार में कटार से सर काट दिया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। अमर सिंह जो है, इस अमर सिंह राठौड़ को कौन सा क्षेत्र मिलता है? नागौर का क्षेत्र मिलता है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को एक तो कहा जाता है साहब कटार का धनी, कटार का धनी कहते हैं। इनके पास में एक पावसेर कटार थी और उस पावसेर कटार से इसने मुगल साम्राज्य को हिला दिया था, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? रावला अनूपगढ़ से प्रणाम सर जी। बिल्कुल सुनील आपड़ा आमसा नागौराला, बिल्कुल जी नागौराला आमसा। तो जो अमर सिंह थे इनको कटार का क्या कहते हैं? इनको कटार का धनी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास में पावसेर की कटार थी और पावसेर कटार के माध्यम से बंदे ने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य की नाक में दम करके छोड़ दिया था, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। सर कंप्लीट राजवंश यूट्यूब पर कराओ क्या? सर हमें नोट्स बनाने हैं। अगर आप क्लास को शेयर करते रहोगे, लगातार अच्छे लाइव जुड़ते रहोगे तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, है ना? हाँ, तो लाइव का आंकड़ा बढ़ाते रहिए, मैं सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा अगर आप लाइव आते हो डेली तो। कटार का धनी कहते हैं। और एक शब्द आता है कलम का धनी। ये बताओ आप किसको कहते हैं? कलम का धनी, कलम का धनी किसको कहते हैं? कलम का धनी किसको कहते हैं? तो कलम का धनी जो है ये कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ को तो कहा जाता है कटार का धनी, और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहते हैं? कलम का धनी किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। अमर सिंह जो है, इस अमर सिंह के पास में घोड़ा था और अमर सिंह सारा दिन उस घोड़े के ऊपर जो है वो सवार होकर घूमते रहते थे और एक गीत गाते थे कि मैं मर्द तांगे वाला। क्लास पूरी होते जो कटार का धनी है ये किसको कहते हैं? अमर सिंह को कहते हैं। अमर सिंह का जो घोड़ा था जिसका नाम क्या था? बादल। क्या नाम था? बादल। अमर सिंह का घोड़ा जिसका नाम था बादल, और बादल को क्या कहते हैं? बहादुर भी कहते हैं। बादल या बहादुर नाम का घोड़ा किसके पास में था? तो बादल या बहादुर नाम का घोड़ा जो है वो अमर सिंह के पास में था। डिंगल का हैरोश कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोश कहते हैं। बिल्कुल, डिंगल का हैरोश भी कहा जाता है। मैंकू जांगीड़ नमस्ते। बिल्कुल जी, मान लेता अबरा को नहीं माना। अच्छा, पहला बात मान लेता, अब बड़ा बात मानने को नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। 1644 में मतीरे की राड, बिल्कुल मतीरे की राड हुई थी। तो बादल या बहादुर के नाम से जो है वो घोड़ा किसके पास में था? बादल या बहादुर के नाम से घोड़ा जो है वो अमर सिंह के पास में था। अमर सिंह को कटार का क्या कहते हैं? धनी कहा जाता है। होता क्या है, अमर सिंह के समय में एक इतिहास प्रसिद्ध राड होती है और उस राड को हम कौन सी राड कहते हैं? मतीरे की राड कहते हैं। इनके समय में 1644 में बताओ कौन सी राड हुई थी? तो 1644 में इनके समय में मतीरेरी राड होती है। 1644 में अमर सिंह नागौर के समय में कौन सी राड होती है? मतीरे की राड होती है। कौन सी राड है? मतीरे की राड होती है। अमर की कमर में किसी की कटार पाव शेर लोहे इला दिया सारी। आवाज बहुत बढ़िया, है ना? तो 1644 के अंदर कौन सी राड होती है? 1644 में मतीरे की राड होती है। और मतीरे की राड जो वो दो रियासतों के मध्य होती है। एक तो रियासत जिसका नाम क्या था? बीकानेर, और एक रियासत जिसका नाम क्या था? नागौर था। एक रियासत का नाम तो है बीकानेर और एक रियासत का नाम क्या है? नागौर है। बीकानेर के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था करण सिंह है, जिनको जंगलदर बादशाह कहते हैं। करण सिंह को क्या कहते हैं? जंगलदर बादशाह। नागौर के जो राजा थे जिनका नाम क्या था? तो अमर सिंह है, नागौर के राजा थे। बीकानेर के राजा का नाम क्या था? बीकानेर के राजा का नाम था करण सिंह, और नागौर के राजा का नाम क्या था? तो नागौर के राजा का नाम था अमर सिंह। और अमर सिंह और करण सिंह के मध्य कौन सी राड होती है? मतीरे की राड होती है। रीजन क्या था? क्योंकि बीकानेर में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम आता है खिलवा या सिलवा गांव। खिलवा या इसी को कहते हैं सिलवा। खिलवा या सिलवा करके गांव कहां पर आता है? तो खिलवा या सिलवा करके गांव जो बीकानेर में है। और नागौर के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है जोखड़िया। नागौर में गांव कौन सा है? जोखड़िया। जोखड़िया करके गांव कहां पर है? तो जोखड़िया गांव जो है ये नागौर के अंदर है। नागौर में गांव है जोखड़िया, और सिलवा गांव कहां पर है? तो खिलवा या सिलवा गांव जो है ये बीकानेर के अंदर है। अब इस खिलवा या सिलवा गांव के अंदर क्या होता है? एक मतीरे की कोई बेल लग जाती है, और ये मतीरे की बेल जो है ये आगे बढ़ती 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 कौन से गांव में आ जाती है? जोखड़िया गांव में। ये मतीरे की बेल जो थी, ये मतीरे की बेल आगे बढ़ती बढ़ती कौन से गांव के अंदर आ गई साहब? तो ये बेल जो थी
ये आ गई आपके जोखड़िया गांव के अंदर। और जोखड़िया गांव में आने के बाद में इसके यहां पर एक बड़ा सा क्या लग गया, मतीरा लग गया। यहां पर इसके क्या लग गया, मतीरा लग गया। अब होता क्या है कि बीकानेर का जो सिलवा गांव है, इस खिलवा गांव का जो किसान था, ये किसान अपनी बेल के पास में खड़ा और देख रहा था कि यार इतनी बड़ी बेल है, इसके कोई फल नहीं लगा है। सिलवा है सर, मामा का नानी, हाँ खिलवा या सिलवा करके गांव है, ठीक है। तो बीकानेर का जो अपने इस सिलवा गांव का जो किसान था, ये देख रहा था कि इतनी बड़ी बेल है, इसके कोई मतीरा नहीं लगा है। और ये बेल के पीछे 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 जाता है, और ये पीछे चलता चलता जो है वो कौन से गांव के अंदर पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है जोखड़िया गांव के अंदर। क्योंकि ये दोनों गांव जो थे ये सीमा पर थे, एक दूसरे की सीमा पर थे। जैसे मान लीजिए कि भाई यहां पर ये तो कौन सा गांव है, यहां पर खिलवा या सिलवा गांव, और यहां से कौन सा गांव शुरू हो जाता है, जोखड़िया गांव शुरू हो जाता है। यहां पर इस गांव का लास्ट खेत है और यहां पर इस गांव का जो है वो पहला खेत है, तो दोनों की सीमा बिल्कुल पास में है। तो मतीरे की बेल एक खेत से दूसरे खेत में आराम से जा सकती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये मतीरे की बेल जो थी वो इस गांव जोखड़िया गांव के अंदर आ गई। अब ये किसान जो है वो बेल के पीछे पीछे जोखड़िया गांव के अंदर पहुंच गया, और जोखड़िया गांव में जाकर उसने देखा तो एक बहुत बड़ा सा मतीरा लगा था। उसने मतीरे को देखकर सोचा कि यार इतना बड़ा मतीरा लगा है, मेरे को तो पता तक नहीं था। और जैसे ये जाकर उस मतीरे को तोड़ने लगता है, तभी ये इधर वाला किसान आ जाता है और ये कहता है, हाँ मोट्यार एक लो ही। कैसे? बोले यार मतीरा तोड़ रहा है, तुमने पूछा तक नहीं मेरे से। उसने कहा भाई मेरे खेत की बेल का मतीरा तेरे से कैसे पूछूं? इसने कहा यार बेल चाहे तेरे खेत की हो, लेकिन मतीरा मेरे खेत में लगा तो मतीरा तो मेरा होगा। ये तो कहता है मतीरा मेरा और ये कहता है मतीरा मेरा। इस मतीरे को लेकर दोनों में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और दोनों जब जोर जोर से लड़ना शुरू हुए तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने आके पूछा, रे बात क्या है, क्यों लड़ रहे हो दोनों? तो इधर वाले किसान ने कहा कि देखो भाई अपने खेत के अंदर क्या लगी है, मतीरे की बेल लगी है, और इसके खेत में जाके मतीरा लग गया। अब ये मतीरा बताओ किसका है? तो इधर इस गांव वाले तो कहते हैं मतीरा अपना है, और इस गांव वाले कहते हैं मतीरा अपना है। अब पहले तो दोनों किसान लड़ रहे थे, अब दोनों गांव वाले लड़ने लगे, और जब गांव वाले लड़ने लगे तो इस बात का पता चला दोनों राजाओं को। तो इधर से अमर सिंह आ गया और इधर से करण सिंह आ गया। इन दोनों ने पूछा, रे बात क्या है? अमर सिंह कहता है भाई अपने खेत का, अमर सिंह को बताया अपने खेत में मतीरा लगा है, करण सिंह को बताया अपने खेत में बेल लगी है। तो करण सिंह भी कहता है यार मतीरा अपना है, अमर सिंह भी कहता है मतीरा अपना है। तो पहले गांव वाले किसान लड़े थे, फिर गांव वाले लड़े, और अब दोनों को लड़े थे, राजा लड़े थे। और दोनों राजा लड़ते हैं। इस लड़ाई को अपने कौन सी लड़ाई कहते हैं? मतीरे की राड़ के नाम से जानते हैं। इस राड़ को कौन सी राड़ कहते हैं? तो इस राड़ को अपने मतीरे की राड़ कहते हैं, जो कब होती है 1644 के अंदर बीकानेर और कौन सी रियासत में हुई थी? तो नागौर रियासत में कौन सी राड़ होती है? मतीरे की राड़ होती है। इसमें कई इतिहासकार तो मानते हैं अमर सिंह जीते और कई इतिहासकार मानते हैं करण सिंह जीते हैं। लेकिन इस राड़ के बाद में सबसे बड़ा जो हुआ था वो ये हुआ था कि अमर सिंह और करण सिंह ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, और करण सिंह अमर सिंह का बड़ा दुश्मन बन गया। और करण सिंह कहता है कि अमर सिंह मैं बदला लिए बिना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुमसे क्या लूंगा? बदला लूंगा। और बदला कहां पर ले? तो करण सिंह भी जानता था कि हम दोनों अगर कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो वो मुगल दरबार के अंदर होते, तो बदला कहां पर लिया जाए? मुगल दरबार में लिया जाए। कहते हैं कि सारे के सारे राजपूत मुगल दरबार में इकट्ठे हो, और जब सारे राजपूत मुगल दरबार में इकट्ठे हो तो मुगलों में एक लेखा जोखा संभालने वाला जो बंदा था जिसका नाम था मीर बख्शी सलावत खां। देखिएगा इनके समकालीन जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, इस मुगल बादशाह का नाम क्या है? इसका नाम है शाहजहां। इनके समकालीन जो मुगल बादशाह है, इस मुगल बादशाह का नाम क्या है? शाहजहां नाम है। मुगल बादशाह का नाम है शाहजहां। प्रजा के हित के लिए लड़े, बिल्कुल अपनी प्रजा के हित में लड़ना। हे गुरु जी श्री गुरु। मुगल बादशाह शाहजहां थे, और शाहजहां के दरबार के अंदर सारे के सारे राजपूत इकट्ठे, और शाहजहां के दरबार में लेखा जोखा कौन संभालता था? तो लेखा जोखा संभालता था मीर बख्शी सलावत खां। मीर बख्शी सलावत खां। इस मीर बख्शी सलावत खां के पास में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था कि कौन आया, कब आया, कितने बजे आया, कितने बजे वापस गया, सब कुछ जो है वो अपने कौन संभालते थे? मीर बख्शी सलावत खां संभालते। और जब राजपूत सारे शाहजहां के दरबार में इकट्ठे हुए तो एक दिन करण सिंह पूछते हैं शाहजहां से, इस सलावत खां से, कि सलावत हम इतने सारे राजपूत आते हैं,
ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती? उसने कहा नहीं यार, हमारी सभी के साथ में बनती है, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। उसने कहा नहीं, एक बंदा ऐसा है जो तुम्हारी पीठ पीछे बड़ी बुराइयां करते हैं। सलावत खान ने कहा यार नहीं, मेरे दरबार में तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पीठ पीछे बुराइयां करे। करण सिंह कहता है, बोले कौन है? बोले नागौर का अमर सिंह। नहीं, नागौर का अमर सिंह कितना अच्छा आदमी यार, वो मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं कह सकता। तो करण सिंह ने कहा तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो तू खुद चेक कर ले, लेकिन अमर सिंह जो है वो तुम्हारी पीठ पीछे बड़ी बुराइयां करता है। कहा ठीक है, तुम दिखा देना। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा तो अमर सिंह आकर अपने चेयर पे बैठ जाता है। अमर सिंह जैसे ही चेयर पे बैठा तो करण सिंह सलावत खान की तरफ इशारा करके कहता है, देख तेरे को सलाम तक नहीं किया बंदे ने। उसने कहा ये तो बादशाह सलामत तक को सलाम नहीं करा तो मुझे तो क्या ही सलाम करेगा, ये कोई दुश्मनी वाली बात नहीं हुई, ये बुराई वाली कोई बात नहीं। और दिखा दूंगा। ठीक है, अगले दिन अमर सिंह किसी कारणवश छुट्टी पे चले गए, अमर सिंह नहीं आए दरबार में। और करण सिंह ने फिर पूछा, बोले तेरे को बताया क्या? यार बताया तो नहीं। बोला वो आज आया नहीं, वो तेरे से जलता है। उसने कहा यार कल बता देगा, इसमें कौन सी जलने वाली बात है? करण सिंह कहता है कि वो तुझे कल भी नहीं बताएगा। और अगले दिन भी अमर सिंह ने उसे नहीं बताया कि मैं क्यों नहीं आया था, क्या रीजन था, क्या कारण था, कुछ भी नहीं बताया। अब ऐसे अगर रोज किसी के कान भरेंगे तो कभी ना कभी तो आगे वाले के दिमाग में वायरस आ ही जाएगा। और अगले दिन जैसे ही अमर सिंह दरबार के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो उस सलावत खान ने कहा कि कहां कहां से आ जाते हैं गवार। और जैसे उसने गवार का गई बोला था और गै बोलते ही अमर सिंह ने मीर बख्शी सलावत खां जो था, इस मीर बख्शी सलावत खां की कटार से क्या कर दी थी? हत्या कर दी। बड़े दरबार में कटार मारकर सलावत खां की अमर सिंह क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। जब अमर सिंह ने हत्या की और हत्या के बाद में जब अमर सिंह को पता चला कि यार मैंने शाहजहां के दरबार में उसी के साले को, जो मीर बख्शी सलावत खां था, यह शाहजहां का साला था, मैंने शाहजहां के दरबार में उसी के साले को सबके सामने कटार घोंपकर मार दिया है, अब शाहजहां जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, तो क्यों ना लगे बड़े इन सल्टाते। और वो कटार हाथ में लेकर किसकी तरफ भागते हैं? शाहजहां की तरफ। और कहा जाता है कि शाहजहां के पास में जैसे ही अमर सिंह पहुंचने लगे तो शाहजहां को लगा कि आज डाकी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जहां पर शाहजहां बैठते थे वहां पर जस्ट पास में कोई हरम का दरवाजा खुलता था और शाहजहां उस हरम का दरवाजा खोलकर हरम के अंदर कूद जाते हैं और हरम के अंदर कूद कर जो है उन्होंने अपनी जान बचाई थी। गुरुजी आज कुंवर शाह प्रताप सिंह बारठ की जयंती है, 2 शब्द उनके लिए भी। बिल्कुल जी, वीर शाह आवाज कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो अमर सिंह जो था, इस अमर सिंह ने जैसे ही शाहजहां को मारने का प्रयास किया तो शाहजहां जो है वो भागकर कहां चले गए थे? तो शाहजहां जो है वो हरम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर कूद जाते हैं, तब जाकर शाहजहां की वहां पर जान बची थी। और अब अमर सिंह वापस कर आ गए, लेकिन अब अमर सिंह ने दुश्मनी किसके साथ में मोल ले ली है? तो अब अमर सिंह ने दुश्मनी जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां के साथ में मोल ले ली। अब शाहजहां किसी भी हालत के अंदर जो है वो किसको मारना चाहते थे? अमर सिंह को मारना चाहते थे। अब अमर सिंह को कैसे मारा जाए? अमर सिंह अब दरबार में तो वापस नहीं आएगा। तब शाहजहां ने कुछ जुगाड़ किया और शाहजहां बुलाते हैं किसको? अमर सिंह के साले को। और अमर सिंह का जो साला था, अमर सिंह का साला जिसका नाम था अर्जुन सिंह गौड़, अर्जुन सिंह गौड़, अमर सिंह का जो साला था जिसका नाम था अर्जुन सिंह गौड़। और शाहजहां ने अमर सिंह के साले अर्जुन सिंह गौड़ को कहा कि अर्जुन सिंह जी, अगर आप अमर सिंह की हत्या कर दो तो मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। और अर्जुन सिंह गौड़ जाते हैं और अर्जुन सिंह गौड़ जाकर किसकी हत्या कर देते हैं? अमर सिंह की हत्या कर देते हैं। शाहजहां ने अर्जुन सिंह गौड़ को एक बात कही थी कि आप जैसे ही हत्या कर दो किसकी? अमर सिंह की, और अमर सिंह की हत्या करने के बाद में आप उसकी लाश जो वो मुझे लाकर दे देना। ठीक है। अर्जुन सिंह गौड़ अमर सिंह को मार देते हैं और अमर सिंह की लाश ले जाकर किसको दे देते हैं? शाहजहां को। और शाहजहां ने अमर सिंह की लाश को महल के ऊपर फेंक दिया था। अमर सिंह की लाश को कहां फेंक दिया था? महल के ऊपर फेंक दिया था और कहा कि इसकी लाश का मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा, इसकी लाश को चील और कौवे खाने चाहिए। अब अमर सिंह की लाश को जैसे ऊपर डाला तो अमर सिंह की जो बेगमें थी, उनकी पत्नियां जो थी,
वो बेचारी सती होने के लिए डीक रही थी, इंतजार कर रही थी कि हमारे पति की अगर हमें लाश ही मिल जाए तो हम उस लाश के साथ में क्या हो जाए, सती हो जाए। उन रानियों ने सैनिकों को कहा कि आप जाओ और कैसे भी करके लाश को छुड़ा के लेके आओ। यार सर उदयपुर वाले सेंटर में क्लास ले लो ना। उदयपुर वाले सेंटर में हूँ भाई, अभी ये उदयपुर से ही लाइव चल रही है क्लास। मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जाऊंगी, इसलिए 9 बजे तक है क्लास। अमर सिंह को सल्टा दिया, बिल्कुल जी, अमर सिंह की हत्या हिस्ट्री वाले सर की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अमर सिंह का जो साला था अर्जुन सिंह गौड़, इस अर्जुन सिंह गौड़ ने अमर सिंह की हत्या कर दी, जिसके कारण लाश जो थी वो कहां फेंक दी थी, लाश जो थी वो आगरा के किले पर फेंक दी थी। रानियां बेचारी सती होने के लिए इंतजार कर रही थी कि कोई तो ऐसा हो जो लाश को छुड़ा के लाए और हम उसके साथ में क्या हो जाए, सती हो जाए। रानियों ने सैनिकों को कहा कि आप जाओ लाश को छुड़ा के लाओ। सैनिक बेचारे भागे भागे शाहजहां के पास गए और शाहजहां को जाकर कहते बोले महाराज आपने अपना बदला पूरा कर लिया, अब आप ऐसा कीजिए जो लाश है उसको हमें दे दीजिए ताकि हमारी रानियां जो है वो इनके साथ में सती हो सके। शाहजहां ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं लाश वापस नहीं दूंगा। सैनिकों को बाहर निकाल दिया। रानियां फिर कहती है कोई तो जाओ, मार मुर के ले आओ, शाहजहां की हत्या करके लाश को छुड़ा लाओ। शाहजहां की हत्या करके लाश को छुड़ाना कोई छोटी सी बात थोड़ी है। उन्होंने कहा कि फिर तो दिक्कत है। और अमर सिंह जो थे इनकी लाश आगरा के किले पर पड़ी और रानियां सभी लोगों को कहती है और सभी मना कर देते कि हम लाश को छुड़ा के नहीं ला सकते। और अंत में उन रानियों ने कहा कि अगर आप लाश को नहीं ला सकते तो अब एक ही बंदा बचा है जो लाश को ला सकता है। और उस बंदे का नाम क्या था, बल्लू चंपावत। क्या नाम था, बल्लू चंपावत। और बल्लू चंपावत एक डाकू था और ये डाका डाला करते थे। बल्लू चंपावत क्या करते थे, डाका डालते थे और धन लूट के लाते थे। पहले ये अमर सिंह के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे और कहा जाता है कि जब ये कहीं से भी कुछ भी धन लूट के लाते ना तो अमर सिंह के दरबार में आके अमर सिंह को कहते कि आज मैंने इसको जीता, आज मैंने उसको जीता। संडे को टेस्ट है मेरा मारवाड़ के राठौड़ वंश का। कल तो पूरा नहीं हुआ लेकिन कल मोटा मोटा मान के चलिए हो जाएगा, कल मोटा मोटा हो जाएगा, ठीक है। बल्लू चंपावत जो थे ये जब भी कोई धन लूट के लाते तो शाहजहां के दरबार में इस अमर सिंह के दरबार में आके अमर सिंह को कहते मैंने आज इसको लूटा, आज मैंने उसको लूटा। रोज रोज की बातें सुनकर अमर सिंह तंग आ चुका था और एक दिन अमर सिंह ने बल्लू चंपावत को कहा कि यार ऐसा तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया जो इतनी सारी खुद की बड़ाइयां करते हो। ये बात औखी लग गई बल्लू को और ये बात सुनकर बल्लू चंपावत जो था वो उसी दिन अमर सिंह का दरबार छोड़कर चला गया था। और बल्लू चंपावत उस दिन कह के गया था बोले महाराज एक दिन आएगा मैं जरूर आऊंगा वापस यहां पे, आई एम बैक। और उस दिन बल्लू छोड़ के गया था। अब रानियों को लगा कि अब एक ही बंदा है जो लाश को छुड़ा के ला सकता है और वो बंदा कौन है, अमर सिंह, बल्लू चंपावत है। रानियों ने बल्लू चंपावत को पत्र भेजा, बोले तुम्हारी नाराजगी महाराज के साथ में थी, महाराज तो अब रहे नहीं है, उनकी लाश तक आगरा के किले पर पड़ी है, उनकी लाश को छुड़ा के लाने वाला कोई नहीं है, तुम ही हो जो लाश को ला सकते। बल्लू चंपावत अगले दिन नागौर आते हैं और बल्लू चंपावत नागौर आकर नागौर से कोई 40-50 एक आदमियों को इकट्ठा करते हैं और वहां से 40-50 आदमियों को इकट्ठा करके कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो और आगरा के किले पर जाते हैं। कुछ 15-20 सैनिकों को महल के नीचे छोड़ते हैं और स्वयं जो है वो कोई 10-15 सैनिक लेकर महल के ऊपर जाते हैं और वहां जाकर मुगल बादशाह शाहजहां को कहते हैं महाराज आपने जिस आदमी की हत्या की है वो हमारा सरदार है, आपने बदला ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अंतिम दर्शन तो करने दे सकते हो। शाहजहां ने कहा वो ऊपर बड़ा है जाके देख लो। और बल्लू चंपावत अपने साथियों को लेकर महल के ऊपर जाते हैं और जैसे उसने अमर सिंह की लाश को देखा तो अमर सिंह की लाश को अपने कंधे पर डालकर और महल से छलांग लगा देता और महल से नीचे कूदकर उस बंदे ने जो नीचे सैनिक खड़े थे उनको लाश दी और कहा कि आप इस लाश को लेके जाओ और इस लाश को ले जाकर रानियों को दे दो और रानियों को कहो कि जब वो रानियां इस लाश के साथ में सती हो जाए और सती होकर ऊपर जाकर जब बल्लू से इस अमर सिंह से मिले तो अमर सिंह को एक बात जरूर बोल देना, क्या कि बल्लू ने क्या जीता है, गढ़ जीता है। उस दिन अमर सिंह ने कहा था कि बल्लू ऐसा तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया, आज बल्लू ने वास्तव में क्या जीत लिया है, गढ़ जीत लिया।
और उस दिन बल्लू चंपावत जो था वो शाहजहां के साथ में लड़ता हुआ मारा जाता है। हालांकि अमर सिंह की लाश को छुड़ा लिया था, तो बल्लू चंपावत जो था इसने अमर सिंह की लाश को छुड़ाया था। अमर सिंह की लाश को छुड़ाया था। अमर सिंह की लाश को किसने छुड़ाया था? अमर सिंह की लाश को छुड़ाया था बल्लू चंपावत ने। बल्लू चंपावत के और भी बहुत सारे किस्से आते हैं। कहा जाता है कि बल्लू चंपावत डाका डाला करते थे और धन लूट कर लाते थे, और जो लूटा हुआ धन था उसका घर में फुटी कोड़ी भी यूज नहीं करते थे। उनका एक ही सिस्टम था कि अमीरों का धन लूटना और गरीबों में बांट देना, लेकिन लूटे हुए धन का घर में प्रयोग नहीं करना है। सर जी बल्लू चंपावत की पूरी स्टोरी बताओ ना। बिल्कुल बल्लू चंपावत की पूरी स्टोरी बताऊंगा। राधे राधे, बिल्कुल जाट बोए, राधे राधे जी। बल्लू चंपावत जो लूटा हुआ धन था वो गरीबों में बांट देते थे। अमीरों का धन गरीबों में बांट दिया करते थे। घर में धन की फूटी कोड़ी भी यूज नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक दिन बल्लू चंपावत की खुद की बेटी की शादी थी, और जब बल्लू चंपावत की बेटी की शादी, तो युद्ध में लूटा हुआ धन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो क्या करें? तो कहा जाता है कि कुचामन के अंदर कोई सेठ था, और कुचामन में उस सेठ के घर जाते बल्लू उधारे पैसे लेने के लिए। अब बल्लू डाकू आदमी, और डाकू आदमी को क्या पता कि यार किसी के घर में दिन में जाया जाता है, दिन दहाड़े जाके उधारे पैसे मांगे जाते हैं, रात को थोड़ी मांगे जाते हैं। हाँ, बल्लू शक्तावत था उठाला के युद्ध के अंदर। एक जेत्र सिंह चुंडावत था, ये वही बल्लू था जिसकी उटाला के गेट के जो किलें थी वो पूरे शरीर के अंदर बैठ गई थी, फिर भी इसने गेट खोल लिया था। बिल्कुल जी, लेकिन वो बल्लू अलग था, ये बल्लू चंपावत है। और कहा जाता है कि रात के 10-12 बजे कुचामन में सेठ के घर जाकर सेठ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं कि सेठ जी घर पे हो क्या? यार किसी के घर में रात को जाएंगे तो दिक्कत तो होगी। और सेठ बेचारा आराम से सो रहा था। सेठ ने बल्लू को कहा, अरे भाई कौन है, सुबह आ जाना, रात को तो कम से कम चैन से सोने दो। बल्लू ने कहा मैं बल्लू। और जैसे ही सेठ ने बल्लू का नाम सुना तो सेठ के पांव तले से जमीन निकल गई कि डाकू आ गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा, यहां तक कि जो कपड़े पहन रखे वो भी नहीं छोड़ेगा। तो सेठ ने बल्लू को कहा, अरे बल्लू दिन का जी, रात रात तो कम से कम सो जाते। उसने कहा नहीं, आज मैं तेरे को लूटने नहीं आया हूं, बाहर आओ, तुमसे बात करनी। और जैसे सेठ बाहर आया तो बल्लू सेठ को कहता है कि सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, मुझे उधारे पैसे चाहिए। सेठ कहता है तेरे को उधारे पैसे? तू तो लूट के भी लेके जा सकता है, इतना सारा तुमने धन लूटा होगा लोगों का, और खुद की बेटी की शादी में तुम्हें उधारे पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ गई। उसने कहा देखो सेठ जी, बात यह है कि मैं युद्ध में लूटा हुआ धन जो है वो घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे उधारे पैसे दे दो। सेठ कहता है बल्लू ऐसे पैसे थोड़ी ही मिलते हैं। बोले उधारे पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तुम्हारे पास में क्या है गिरवी रखने के लिए? बल्लू ने कहा यार मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है तो फिर पैसे नहीं मिल सकते। तो फिर बल्लू ने कहा कि बल्लू के लिए कहते हैं कि बल्लू ने अपनी मूंछ का एक कोई बाल उखाड़ के दिया था, ये लो मेरी मूंछ का बाल, और इसके बदले मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा के मेरी मूंछ का बाल वापस लेके जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे होने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तुम्हारा सारा पैसा चुका के मेरी मूंछ का बाल वापस लेके जाएगी। और सेठ ने बल्लू को एक मूंछ के बाल के बदले 50,000 रुपए दे दिए। सुना है कि पास में कोई और डाकू खड़ा था, उसने कहा एक मूंछ के बाल के बदले 50,000। वो जाता है और जाकर सेठ को कहता है कि मेरी पूरी मूंछ ही रख लो, यार मेरे को कम से कम 5,000 ही दे दो। उसने कहा नहीं, ये औकात पे डिपेंड करता है कि किसको कितना, किसके बदले किसकी मूंछ का कितना मोल हो सकता है। और वास्तव में बल्लू चंपावत की मूंछ का क्या मोल था, उस बंदे ने वास्तविकता दिखाई थी कि हिंदू धर्म में मूंछ की क्या वैल्यू होती है, क्या इज्जत होती है मूंछ की। और अपने तो लोग क्या करते हैं, मुंह बाई के सोकड़ आगे आ जाए। बल्लू चंपावत जो था, मुझे ये स्टोरी पूरी अच्छी तरह याद हो गई। अच्छा, एक बाल की कीमत 50 रुपए, 50,000, बिल्कुल एक बाल की कीमत 50,000। ये मूंछ की बंदे की औकात पे डिपेंड करता है कि उसकी मूंछ का क्या मोल हो सकता है।
तो बल्लू चंपावत जो थे वो पैसे लेकर गए और बल्लू चंपावत ने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन हुआ क्या, शाहजहां के साथ लड़ते उस दिन मारे गए, बल्लू मारे गए। और इधर सेठ जो था, ये सेठ भी कोचामन से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि सेठ ने वो जो बल्लू की मूंछ का बाल था उसको एक चांदी की डब्बी के अंदर पैक करके महल की दीवार में चिनवा दिया, और एक बही के अंदर बाकायदा लिखा था कि फलानी फलानी महल की दीवार के अंदर बल्लू चंपावत की मूंछ का बाल है, उसके बदले मैंने उसको 50,000 रुपए दिए, मेरा कोई भी वंशज अगर इसको देख रहा है तो अपनी मूंछ का बाल, उनकी मूंछ का बाल उनको वापस दो और बदले में अपने पैसे वापस लो। जपनाम। अच्छा, बाबा जाने मन की बात, काशीपुर वाले बाबा की जय। मूंछ और पगड़ी अपनी आन बान शान है, बिल्कुल राजस्थान की आन बान शान मूंछ और पगड़ी है। उस दिन सेठ वहां पर कुचामन से बॉम्बे शिफ्ट हो गया और महल की दीवार के अंदर वो चिनवा के गया था और बही के अंदर लिख के गया था। अब आगे पीढ़ियां चलती रही और कहा जाता है कि आजादी के बाद की बात थी। आजादी के बाद में बल्लू चंपा, इस सेठ के कोई वंशजों ने सोचा कि यार एक घर अपना कुचामन में भी था और हमने उस घर के तरफ कभी जाके ही नहीं देखा, हमें वहां पे जाके देख के आना चाहिए वो घर कैसा है। और वो से अपने सेठ के वंशज जो थे वो कुचामन वाला घर संभालने आए, और सेठों के पास में मैं कहता हूं कि वे पुराने से पुराना हिसाब मिल जाता है। और उन्होंने वहां पर बही वगैरह वो देख रहे थे और उस बही के अंदर कहीं लिखा हुआ मिला कि महल की फलानी फलानी दीवार के अंदर बल्लू चंपावत की मूंछ का बाल, और बदले में हमने 50,000 रुपए दिए उनको। उन्होंने पैसों का हिसाब लगाया तो पैसे करोड़ों में चले गए। उन्होंने वो दीवार फोड़ के उसमें से वो डब्बी निकाली और उस मूंछ के बाल को लेके कहां पहुंच गए थे? नागौर पहुंच गए थे। किसके पास में? बल्लू चंपावत के वंशजों के पास में। तुम्हारे दादाजी की मूंछ का बाल हमारे पास में, बदले में हमने उनको कितने रुपए दिए? 50,000। आप हमारे इतने पैसे बनते हैं ब्याज ब्यूज जोड़ के, और आप हमारे पैसे दो और बदले में तुम्हारा मूंछ का बाल वापस लो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बल्लू चंपावत के वंशजों ने कहा कि अगर हमारे दादाजी की मूंछ का बाल तुम्हारे पास में है तो इसका मतलब उनका अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो चाहे हमारी जमीन बिक जाए, हम तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस दें। आप हमें ये मूंछ का बाल दो और हम इसका अंतिम संस्कार पूर्णतः विधि विधान से करेंगे। तब कहा जाता है कि सेठ के वंशजों ने कहा कि हम तो सिर्फ देखना चाहते थे कि आज भी तुम्हारे अंदर वो लखड़ है कि नहीं जो कभी तुम्हारे पूर्वजों में हुआ करते थे। और उनको बिना पैसे वो मूंछ का बाल वापस दिया था, और उस बल्लू चंपावत का जो है वो दूसरी बार अंतिम संस्कार हुआ था पूर्णतः विधि विधान से, कि जन्म्यो एक बार परण्यो एक बार, परंतु अंतिम संस्कार कितनी बार हुए थे? 2 बार। किसके? बल्लू चंपावत के। कपिला कुमारी मीना, सपना मीना, बिल्कुल जी। और अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में है। 16 खंभों की छतरी साहब कहां पर है? नागौर में है। अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में है। और अगले राजा आते हैं जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काशीपुर वाले बाबा की पीठ चेंज हो गई। अच्छा, पीठ चेंज हो गई क्या? कोई बात नहीं है, बिल्कुल जी चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जसवंत सिंह को पढ़ेंगे। आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।